राधे कृष्ण दोस्तों। आज की कहानी का नाम है अहंकार। कुछ लोग रिश्तों को उनके दिल से नहीं उनके स्टेटस से तोलते हैं और जब हालात बदलते हैं तब वही रिश्ते उन्हें सबसे बड़ा सबक सिखाते हैं। नीलेश जो शहर में अपनी बीवी सुचिता के साथ रहता है। डार्लिंग, अगले हफ्ते हमारी शादी को 5 साल पूरे हो रहे हैं। मुझे गिफ्ट में क्या दिला रहे हो? अब मुझे कुछ ऐसा गिफ्ट चाहिए जो मेरे पास नहीं हो। ज्वेलरी तो मेरे पास बहुत सारी हो गई हैं। पिछले साल भी तुमने मुझे डायमंड का नेकलेस दिलवाया था। सुचिता, मैंने तुम्हारे लिए एक सरप्राइज रखा है जो मैं तुम्हें एनिवर्सरी के दिन पर ही देने वाला हूँ। चहकती हुई सुचिता कहती है, सच में मेरे लिए एक सरप्राइज है? नीलेश, तुमने सबको इनवाइट तो कर दिया है ना? हाँ हाँ, तुम टेंशन मत लो। हम शानदार तरीके से शादी की सालगिरह मनाने जा रहे हैं, कोई कमी नहीं होनी चाहिए। ये हमारी शादी की 5वीं सालगिरह है। इसे मैं यादगार बनाना चाहता हूँ। और पता है नीलेश, मैंने अपने मायके में सभी को फ़ोन कर दिया है। सब कल ही आ जाएंगे और बाकी के तुम भी अपने ऑफिस में सबको बोल देना कि धूमधाम से अपनी शादी की 5वीं सालगिरह मनाएंगे हम लोग। हाँ हाँ, मैंने ऑफिस में सबको बोल दिया है। बस अब अच्छे से तैयारी करनी है। मैंने 4 दिन की ऑफिस से छुट्टी भी ले ली है तैयारी करने के लिए, सारे काम करने के लिए। फिर कुछ सोचते हुए नीलेश ने कहा, सुचिता, क्या मैं अपने गांव में माँ और बहन को भी फ़ोन कर दूं इस पार्टी में आने के लिए? भड़कती हुई सुचिता कहती है, उन दोनों को हमारी पार्टी में बुलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखा नहीं था जब पिछली बार हमारे पास आई थी तो किसी से मिलवाने में भी शर्म आती थी मुझे उनको। उन लोगों को मुझसे दूर ही रखो बस। पर सुचिता, वो मेरी माँ और बहन है, एक बार फ़ोन कर दूंगा तो ठीक रहेगा। फिर वो आए चाहे नहीं आए वो उनकी मर्जी है। अगर किसी और से उन्हें पता चलेगा कि हमने अपनी एनिवर्सरी की इतनी शानदार पार्टी रखी है और उन्हें नहीं बुलाया तो उनको बुरा लगेगा। तुमने उनका रहन सहन देखा है ना, किस तरीके से रहते हैं वो लोग। वो हमारे यहाँ फिट नहीं बैठते नीलेश। वो मेरी सास और ननद अपने पहनावे से काम वाली बाई लगती हैं बस। ना तो ढंग से बात करना आता है उनको और ना ही ढंग से कपड़ा पहनना। और अगर तुम्हें अपनी माँ और बहन को शादी की सालगिरह में बुलाना है तो फिर मैं अपने मायके से सभी लोगों को आने के लिए मना कर देती हूँ, क्योंकि मुझे तो देखो तुम्हारी माँ और बहन से अपने मायके वालों को मिलवाने में बड़ी ही शर्म आती है। देखा नहीं तुमने, मेरी मम्मी पापा भाई भाभी और मेरी सारी बहनें कितनी एडवांस है सब लोग। मेरे पापा इस शहर के सबसे बड़े कॉलेज के प्रिंसिपल हैं और मेरी माँ भी उसी कॉलेज में इंग्लिश की टीचर है। मेरे घर में सभी जॉब करते हैं, हाई फाई स्टैंडर्ड है सबका। और फिर तुम्हारे ऑफिस के भी तो लोग आएंगे ना, उनको भी तुम माँ से क्या कहकर मिलवाओगे? ओहो डार्लिंग, तुम तो नाराज हो गई इतना सा सुनते ही। पार्टी को कैंसिल करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा है भाई, ठीक है। मैं माँ और अपनी बहन आंचल को फ़ोन नहीं करता, ठीक है ना अब? लेकिन हमारे पड़ोस में ही मामा जी रहते हैं, उन्हें तो हमें बुलाना ही पड़ेगा ना। सुचिता झट से बोल पड़ी, हाँ तो मामा जी को बुलाने में क्या बुराई है? देखा नहीं, मामा जी का शहर में कितना बड़ा बिजनेस है और उनका घर भी महल की तरह बना हुआ है। अगर हम उनको अपनी शादी की सालगिरह में बुलाएंगे तो हमारी पार्टी में 4 चांद लग जाएंगे। और हाँ, उनको बुलाने के लिए तुम खुद ही जाना, फ़ोन मत करना, अच्छा नहीं लगता। लेकिन सुचिता, अगर मामा को बुलाएंगे तो माँ को हमारी पार्टी के बारे में पता लगेगा। नीलेश, फिर से वही बातें, तुम्हारी माँ और बहन को अपनी पार्टी में नहीं बुलाना बस। अब इस बारे में और बहस करके मेरा मूड ख़राब मत करो प्लीज़। वैसे भी हमें अपनी पार्टी की बहुत सारी तैयारियां करनी है। जल्दी से नहाकर रेडी हो जाओ, अपने लिए आउटफिट देखने भी जाना है। दोनों ही एक कलर के पहनेंगे हम लोग। नीलेश और सुचिता अपनी शादी की सालगिरह की जोरों शोरों से तैयारी कर रहे थे और आज शादी की सालगिरह वाला दिन भी आ गया। घर में तरह तरह के पकवान बनने की खुशबू आ रही थी, चारों तरफ लोगों की बातें करने की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। उनके मायके से लेकर जान पहचान वाले, ऑफिस वाले, रिश्तेदार सभी घर पर हैं। सारे रिश्तेदार आ गए हैं घर पर। तभी नीलेश के मामा जी घर पर आए और अपनी बहन को घर में ना देखकर वो चारों तरफ नजरें दौड़ाने लगे। नीलेश से कहते हैं, अरे नीलेश, जीजी दिखाई नहीं दे रही, आई नहीं है क्या अभी तक? और आंचल भी कहीं नजर नहीं आ रही। वो लोग अभी तक नहीं आए हैं क्या? तुमने उनको फ़ोन तो किया था ना समय पर आने के लिए? गांव में तुम्हारी जीजी से बात हुई थी या नहीं हुई थी? मामा जी की बात सुनकर नीलेश थोड़ा सा नर्वस हो गया और वह सक पकाकर बोला, कहीं बात ना बिगड़ जाए, इस चीज़ का डर उसके मन में था। मामा जी नाराज ना हो जाए इसीलिए। सुचिता बीच में आकर बात को संभालते हुए बोली, हाँ हाँ मामा जी, हमने फ़ोन कर दिया था। अब माँ जी की मर्जी है, वो आना चाहें या ना आना चाहें। मामा जी अपनी बड़ी बहन को फ़ोन करते हैं और कहते हैं, जीजी तुम अभी तक नहीं आई? तुम्हारे बेटे के घर में इतना बड़ा फंक्शन है और तुम्हें तो पहले से ही आ जाना चाहिए था ना। यहाँ बच्चे भी तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं, अभी तक गांव में ही हो बस। अचंभित होते हुए माया जी कहती है, ओम प्रकाश, कैसा फंक्शन? मुझे तो कुछ नहीं पता इसके बारे में। अरे जीजी, लगता है तुम भूल गई हो।
अब ऐसा करो, जल्दी से अपना सामान पैक कर लो। नीलेश ने तो मुझसे कहा था कि उसने तुम लोगों को फ़ोन किया था। शायद तुम्हें याद नहीं है जीजी। ओम प्रकाश, मुझे तो याद नहीं आ रहा कि कब मुझे फ़ोन किया नीलेश ने। हो सकता है मैं भूल गई हूँ, या फिर आंचल से बात हो गई हो उसकी। वो तो अभी कॉलेज गई है, बस आती ही होगी। हाँ जीजी, तो आंचल से नीलेश की बात हुई होगी और वो आपको बताना भूल गई होगी। अब ऐसा करो, जल्दी से अपना सामान पैक कर लो, तैयार हो जाओ और अपने बेटे बहू की शादी की सालगिरह की पार्टी में आ जाओ। देर मत लगाना, वरना आप नहीं आओगे तो पार्टी अधूरी अधूरी लगेगी। गांव से हमारा शहर 2.5 घंटे की दूरी पर ही तो है बस, और फंक्शन भी शाम को है। अभी तो दोपहर के केवल 3 ही बजे हैं। आराम से आप आ जाओगी 6 बजे तक तो। अब मैं फ़ोन रखता हूँ जीजी, और तुम आने की तैयारी करो बस। जैसे ही माया जी फ़ोन रखती हैं, आंचल भी कॉलेज से आ गई। माया जी उसे सारी बातें बताती हैं, बेटा जल्दी से तैयार हो जाओ, हमें बेटे बहू के इधर चलना है। वहाँ पर भैया भाभी में से किसी का भी फ़ोन नहीं आया हमारे पास। अरे घर में कामों में व्यस्त रहे होंगे, जिसकी वजह से वो दोनों हमें फ़ोन ही नहीं कर पाए होंगे, भूल गए होंगे बेचारे। और फिर बहू बेटे कौन से पराए हैं जो हमें अलग से फ़ोन करेंगे, हमें अलग से निमंत्रण देंगे। हमारे अपने बेटे बहू हैं, हमारा अपना घर है। अगर वो भूल भी गए तो क्या हुआ, चलो हम बहू बेटे के घर चलते हैं। माया जी को ये बिल्कुल भी भनक नहीं थी कि बहू ने उन्हें जानबूझकर ही नहीं बुलाया है। उन्हें तो यही लग रहा था कि बहू बेटे कामकाज के चक्कर में भूल गए हैं शायद। हालांकि आंचल का मन जाने का उतना नहीं था, लेकिन माँ को अकेले भी नहीं भेज सकती थी वह। आंचल माँ को लेकर शहर आ गई। शाम के समय धूमधाम से पार्टी की तैयारी चल रही थी। दरवाजे पर माँ और बहन को देखकर सुचिता गुस्से से तमतमाती हुई उठी और नीलिस का हाथ पकड़कर एक कोने में ले गई। ये कहने लगी, मैंने तुम्हें माँ को फ़ोन करने के लिए मना किया था ना, फिर तुमने उनको क्यों बुला लिया? नहीं सुचिता, मैंने माँ को फ़ोन नहीं किया। तभी ओम प्रकाश मामा जी बहन को देखकर कहते हैं, अरे जीजी, अगर मैं आपको फ़ोन ना करता तो आप तो भूल ही गई थी। अच्छा हुआ मैंने फ़ोन करके आपको याद दिला दिया और समय पर फंक्शन में बुला लिया, वरना लोग क्या कहते कि आप ही फंक्शन में नहीं आई। ओहो, तो इन्हें मामा जी ने फ़ोन करके बुलाया है। अब तो हम इन लोगों को वापस जाने के लिए भी नहीं कह सकते हैं। पूरी पार्टी में तुम्हारी माँ और बहन को मुझे झेलना पड़ेगा अब। माया जी ने बहू को देख लिया था, लेकिन बहू सबके सामने अपनी सास को अनदेखा करके कमरे में चली गई। ना तो उनके पास आई, ना उनसे बोली, ना ही उनका हालचाल पूछा। नीलेश माँ के पास आया और कहता है, अच्छा हुआ माँ जो आप आ गई। घर में इतने सारे लोगों की भीड़ देखकर आंचल कहती है, भैया फंक्शन तो बहुत बड़ा लग रहा है, लेकिन आपने हमें पहले से कोई खबर नहीं दी। अगर आप पहले से खबर देते तो हम कल ही आ जाते। नीलेश आंचल की बात का कोई उत्तर नहीं देता। बहुत ही शानदार पार्टी है। सुचिता के भैया भाभी उसके लिए एक बहुत ही सुंदर सोने की चैन बनवा कर लाए थे, लेटेस्ट मॉडल। सभी लोग सुचिता के भैया भाभी की तारीफ करते हैं कि कितनी सुंदर सोने की चैन लेकर आए हैं, कितनी महंगी है ये तो। सुचिता फटाफट से उस चैन को पहन लेती है। सूट बूट पहने सुचिता के माता पिता अपनी बेटी और दामाद का टीका करते हैं। दोनों को एक एक सोने का सिक्का देते हैं। ये हमारी तरफ से तुम दोनों के लिए उपहार है बेटा। सुचिता खुश होकर माँ के गले लग जाती है और फिर सभी लोग तारीफ करते हैं कि सच में सुचिता के मायके वाले बड़े ही पैसे वाले लोग हैं, और देखने से ही ऐसे लग रहे हैं कि सभी बड़े बड़े अफसर हों। ऑफिस के सभी लोग गिफ्ट दे देते हैं। ओम प्रकाश मामा जी भी एक बड़ी सी सुंदर सिल्क की साड़ी सुचिता को गिफ्ट करते हैं। सबसे लास्ट में माया जी के गिफ्ट देने की बारी आती है। सभी इतने बड़े बड़े गिफ्ट देखकर माया जी की हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि वह अपने छोटे से पर्स से 4 बिछियाँ निकालकर बहू को दे। तभी माया जी के भाई कहते हैं, जीजी तुम भी बहू बेटे का जाकर टीका कर दो और उनको अपना आशीर्वाद दे दो। हाँ हाँ ओम, जाती हूँ। इतना कहकर छोटे से पर्स से 4 बिछियाँ निकालती हैं और जैसे ही बहू के सर पर हाथ रखकर आशीर्वाद देती हैं, लेकिन बहू जब उनके हाथ में चांदी की बिछिया देखती है तो उनको सबके सामने टेबल पर फेंक देती है। आंखें निकालते हुए नीलेश से कहती है, मैंने तुमसे कहा था ना अपनी फटीचर माँ को इस पार्टी में मत बुलाना। एक तो कैसे कपड़े पहनकर आई है यहाँ तुम्हारी माँ और बहन, ऊपर से देखो गिफ्ट में क्या लेकर आई हैं, चांदी के 4 बिछिया बस। मुझे सब लोगों ने कितने महंगे महंगे उपहार दिए हैं, तुम्हारी माँ को शर्म नहीं आई मुझे चांदी के 4 बिछिया देते हुए? 2 कौड़ी के हैं ये। क्यों माँ, अगर देने के लिए कुछ नहीं था तो आई ही क्यों, गांव में ही बनी रहती। हमारी इतनी बड़ी पार्टी खराब करने की क्या जरूरत थी? बहू की बात सुनकर माया जी की आंखों में आंसू भर आए। चारों तरफ की नज़रें माया जी पर ही थी और ऐसी हालत में वह बड़ी ही सकपका रही थी, घबरा रही थी, अपनी बेइज्जती महसूस कर रही थी। समझ नहीं आ रहा था कि बहू से क्या कहे। बड़ी ही हिम्मत करके हकलाते हुए बहू से कहती हैं, बहू हमें तो अचानक से ओम प्रकाश ने बुला लिया,
पहले से पता होता ना बेटा तो कुछ और अच्छा सा खरीद लेते तेरे लिए। घर में चांदी के 4 बिछिया ही रखे थे। खाली हाथ आने से अच्छा था कि मैं अपनी बहू के लिए कुछ लेकर आती। सुचिता के गुस्से के आगे नीलेश भी कुछ नहीं कह पा रहा था, लेकिन आंचल से ये सब कुछ सहन नहीं हो रहा था। चांदी की बिछिया को उठाते हुए वह बोलती है, भाभी, माँ ने बड़े ही प्यार से आपको ये बिछिया दिए थे, लेकिन आपने बड़े ही अपमान के साथ इनको फेंक दिया। आप उन्हें सम्मान नहीं दे सकती तो कम से कम सबके सामने अपमान तो ना करो। आंचल की बात सुचिता को बहुत बुरी लगती है। वो भड़क जाती है और भड़कते हुए बोलती है, देख रहे हो, देख रहे हो अपनी बहन को, सबके सामने कैसा मेरा अपमान कर रही है, कैसे जवान चल रही है इसकी। अरे इन दोनों की औकात ही क्या है जो मेरा इतना अपमान कर रही हैं। भाभी, हम भी कोई सड़क पर भीख नहीं मांगते हैं। आराम से गांव में अपने घर में रहते हैं, मेहनत करते हैं, कमाते हैं, मेहनत से खाते हैं। आपसे पैसे मांगने नहीं आते यहाँ पर। यहाँ बात को बढ़ता हुआ देखकर नीलेश माहौल को ठीक करता हुआ कहता है, अरे सुचिता, तुम फालतू में ही गुस्सा करके समय बर्बाद कर रही हो। आज तुम्हें खुश रहने की ज़रूरत है। अपना मूड क्यों खराब कर रही हो? अच्छा एक बात बताओ, सबने तुम्हें गिफ्ट दिए, पर मेरे गिफ्ट के बारे में तुमने अभी तक नहीं पूछा मुझसे। मैंने तुमसे पहले ही कहा था ना कि तुम्हारे लिए मैंने एक सरप्राइज़ रखा है। अपनी आंखें बंद तो करो ज़रा, तुम्हारा सरप्राइज़ बाहर है। जैसे तैसे नीलेश पार्टी के माहौल को नॉर्मल करता है और आंखें बंद करके सुचिता को बाहर ले आता है। बाहर एक लंबी सी कार खड़ी है। कार की चाबी सुचिता के हाथों में थमाकर नीलेश कहता है, आंखें खोलकर देखो सुचिता, तुम्हारे लिए मैंने क्या गिफ्ट लिया है। कार को देखकर सुचिता चौंक जाती है और कहती है, थैंक यू सो मच, जो तुमने मेरे लिए इतना अच्छा गिफ्ट दिया। पूरी पार्टी में माया जी और आंचल एक कोने में कुर्सी पर बैठे रहते हैं। बस ना तो उनका पार्टी को एंजॉय करने का मन करता है और ना ही कुछ खाने पीने का। अपने भैया के बदले हुए रूप को देखकर अब आंचल को बहुत बुरा लग रहा था। माँ से वो कहती है, माँ, ये वही भाई है ना जो नौकरी लगने से पहले मुझसे और आपसे कहते थे कि माँ, आपने पूरी ज़िंदगी बहुत काम किया है, बहुत मेहनत की है, मेरी नौकरी लग जाए तो मैं आपको कभी काम नहीं करने दूंगा, मैं आपको रानी बनाकर रखूंगा। घर में पूरी ज़िंदगी आपने इतने कष्ट झेले हैं ना माँ, लेकिन आपका बेटा आपके सारे कष्टों को दूर कर देगा। समय आने दो बस। कष्टों को दूर करने की बात तो दूर की है माँ, भाभी ने इतना अपमान कर दिया है, तब भी भैया बोल भी नहीं पाए। आखिर ऐसी भी क्या मजबूरी है भैया की जो इतना कुछ सुनने के बाद भी चुप रहते हैं, कुछ नहीं बोलते भाभी से। शादी से पहले भैया ने कितने सारे वादे मुझसे भी किए थे, तुझे जितनी भी पढ़ाई करनी होगी करना। मुझे तो माँ ने बड़ी कठिनाई के हालातों में पढ़ाया है, लेकिन तुझे कभी पैसों की कमी नहीं होने दूंगा मैं तेरी पढ़ाई में। लेकिन शादी के बाद जब हमने भैया से अपनी फ़ीस के लिए पैसे मांगे तो भैया ने मना तो नहीं किया था, लेकिन पैसे भी नहीं भेजे थे। किस तरह से एक एक पैसा जोड़कर हम अपनी फ़ीस भर रहे हैं माँ, ये तो हम दोनों ही जानते हैं ना। ओम प्रकाश मामा को भी नीलेश पर बड़ा गुस्सा आ रहा था, लेकिन वह पार्टी का माहौल ख़राब नहीं करना चाहते थे, इसलिए अभी तक शांत थे। सभी के जाने के बाद वह नीलेश को अपने पास बुलाते हैं और माया जी के सामने नीलेश से बात करते हैं। नीलेश, सुचिता ने तुम्हारी माँ से इतना कुछ कहा, सबके सामने इतना अपमान किया उनका, उसके बाद भी तुमने कुछ नहीं कहा। क्या अब तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारी पत्नी को माँ से माफ़ी मांगनी चाहिए? नीलेश कहता है, माँ, मुझे माफ़ कर दो। मैं सबके सामने सुचिता से कुछ नहीं कह पाया और कह भी नहीं सकता हूँ माँ। अगर मैं सुचिता से उसके मायके वालों के सामने ही कुछ भी कहता तो कलह तो हमारी घर गृहस्थी की ज़िंदगी में ही होता ना माँ। पता नहीं सुचिता मुझसे कितना झगड़ा करती माँ, आपको नहीं पता, इसलिए मैं कुछ नहीं कह पाया माँ। माँ पर बुरा मुझे भी लगा है, मुझे माफ़ कर दो माँ, मुझसे गलती हो गई। नीलिस की बात सुनकर आंचल कहती है, भैया, ऐसी भी आपकी क्या मजबूरी है जो आप भाभी से कुछ नहीं कह सकते। माना कि वो आपकी पत्नी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो आपके माता पिता से कुछ भी कहेगी और आप सुनते रहेंगे, कुछ नहीं बोलेंगे। इतना हक नहीं बनता उनका। अपने पेरेंट्स के लिए तो वो आपसे हमेशा रेस्पेक्ट की उम्मीद करती हैं, ये करो वो करो उनके लिए, लेकिन आपके पेरेंट्स को वो रेस्पेक्ट नहीं देती। ये चीज़ आपको दिखाई नहीं देती क्या? क्या इस तरह से आप कभी उसके माता पिता से बात कर सकते हैं क्या, जिस तरह से भाभी आपकी माँ से बात करती है? आंचल की बात सुनकर नीलेश शांत रह गया, उसके पास इस बात का कोई जवाब नहीं था।
वो बेचारा तो खुद ही अंदर से बहुत दुखी था, पर वो कर क्या सकता था, वो दबा हुआ था एहसानों के तले। वाह भैया वाह, आप समझ में आया, लगता है भाभी नहीं मुझे और माँ को बुलाने से मना किया होगा, इसीलिए आपने फ़ोन तक नहीं किया हमें यहाँ पार्टी में आने के लिए। वो तो मामा जी के जिद करने पर हम दोनों आ गए, वरना नहीं आते। मुझे क्या पता था कि भाभी को हम दोनों को बुलाने का मन ही नहीं था। माँ, तुम आंचल को समझाओ ना, मेरी बात को समझे, मेरी बात को समझने की कोशिश करे वो। मैं सुचिता से कुछ नहीं कह सकता माँ, ये बात आपको भी पता है कि मुझे नौकरी सुचिता के पिताजी की वजह से ही मिली है। उन्होंने ही मेरी नौकरी के लिए सिफारिश की थी। मैं सुचिता के पिताजी के एहसानों के तले दबा हुआ हूँ माँ, मैं क्या करूँ? मैं अगर कुछ भी कहता हूँ तो सुचिता नाराज़ हो जाती है और अब मुझे उसी के हिसाब से चलना पड़ता है माँ, नहीं तो मुझे जॉब से निकलवा देगी वो, उसी के हिसाब से काम करना पड़ता है मुझे। वाह भैया वाह! आप भाभी के पिताजी के एहसानों तले दबे हुए हो, क्योंकि उन्होंने आपकी नौकरी लगवाई है, लेकिन माँ ने आपको इतनी मेहनत से पढ़ाया ना होता तो क्या आपको नौकरी मिलती? क्या आपकी नौकरी लगती? कितने अरमानों के साथ एक एक पैसा जोड़कर माँ ने आपको पढ़ाया है, ये मत भूलो। तभी जाकर आप डिग्री कर पाए हो और तभी आपको नौकरी मिली है। क्या बिना डिग्री के नौकरी लगवा देते क्या भाभी के पिताजी आपकी? माँ का तो आपने कभी एहसान नहीं माना। शायद आपको अपनी काबिलियत पर शक था, इसीलिए आप उनके एहसानों के तले दबे हुए हैं। लेकिन मैं ऐसा कभी नहीं करूँगी भैया। अपनी माँ को हमेशा सम्मान दूंगी मैं, और कभी उनका अपमान नहीं होने दूंगी। जब तक मैं हूँ तब तक तो। माँ, अब हम भाई भाभी के घर में नहीं रह सकते, जहाँ पर भाई अपने घर में पूरे हक के साथ अपनी माँ को नहीं रख सकता, वहाँ हमें रुकने का कोई अधिकार नहीं है माँ। ओम प्रकाश मामा को भी गुस्सा आ जाता है और वो कहते हैं, तुम दोनों मेरे साथ घर चलो, इधर रुकने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसीलिए नीलेश माँ और बहन को नहीं रोकता, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि इस घर में उसकी माँ और बहन का अपमान हो, क्योंकि उसे पता है सुचिता अपने मायके वालों के साथ ही व्यस्त रहेगी, उसकी माँ और बहन को पूछेगी भी नहीं और इस चीज़ का उसको दुख होगा। और अगर मैं भी अपनी माँ और बहन के साथ ज़्यादा देर तक रुका तो उसे ये भी अच्छा नहीं लगेगा। तब तक कमरे में बैठी हुई सुचिता से कोई कह देता है कि नीलेश बाहर हॉल में अपनी माँ से बात कर रहा है। तो तुरंत सुचिता नीलेश के पास आती है और कहती है, तुम इधर खड़े खड़े क्या कर रहे हो? घर में कितने सारे काम हैं, अरे कितने सारे मेहमान हैं घर में अभी। उधर मेरे पिताजी अपने कमरे में पानी मांग रहे हैं कब से, उनके सोने का समय हो गया है और तुम इधर फालतू का समय बर्बाद कर रहे हो बस इन लोगों के साथ में बैठकर। पूरे दिन से वह कितना थक गए हैं, अब जाओ यहाँ से, जाकर उनका ख्याल रखो। नीलेश तुरंत सुचिता के पिताजी को पानी देने चला गया, जिसे देखकर माया जी और ओम प्रकाश जी और आंचल दोनों ही दंग रह गए कि भाभी अपने माता पिता की भाई से कितनी आओ भगत करवाती है, लेकिन माँ का सबके सामने अपमान कर देती है और भाई कुछ भी नहीं कर पाते। माया जी का हाथ पकड़कर आंचल मामा के घर चली जाती है। 4 दिन बाद नीलेश सुचिता से कहता है कि सुचिता 4 दिन से माँ इधर ही है, 2 दिन के लिए हम अपने पास बुला लेते हैं, नहीं तो माँ क्या सोचेगी कि बेटे बहू ने हमें पूछा तक नहीं। गुस्से से सुचिता कहती है, नीलेश मुझसे कोई उम्मीद मत रखना, मैं तुम्हारी माँ के लिए खाना बनाकर नहीं रख सकती, समझी? मैं तो जा रही हूँ अपने कमरे में, तुम्हारी माँ है, तुम ही संभालो उनको। नीलेश माँ को फ़ोन करता है और अपने पास बुला लेता है। जब माया जी और उनकी बेटी बहू बेटे के घर आ गए तो बेटा रसोई में माँ के लिए चाय बना रहा था। आंचल कहती है, भैया रहने दो, मैं चाय बनाती हूँ, क्योंकि उसे ये बात तो स्पष्ट रूप से समझ में आ रही थी कि भैया भाभी के डर से कुछ नहीं कह पाए, लेकिन वह दिल से बुरे नहीं है। हालांकि कई बार उसने अपने भाई को समझाने की कोशिश की कि भैया इतना डर कर रहने की ज़रूरत नहीं है, क्यों डरते हो भाभी से इतना, मत डरा करो भैया। भैया माँ इतने पैसे इकट्ठे नहीं कर पाती, मुझे पैसों की ज़रूरत है अपनी पढ़ाई के लिए, जिसे मैं अपनी फ़ीस के पैसे भर सकूं। आपने कहा था कि नौकरी लगने के बाद मेरी पढ़ाई का खर्चा आप ही उठाएंगे, मुझे आगे की पढ़ाई करवाएंगे। प्लीज़ भैया आप कुछ पैसों से मेरी मदद कर दीजिए। आंचल धीरे बोल, कहीं तेरी भाभी ने सुन लिया तो अभी घर में लड़ाई झगड़ा शुरू कर देगी वो। सुचिता ये बात सुन लेती है और कमरे में दंदनाती हुई आती है और कहती है, आ गए तुम्हारे घर के भीख मांगने वाले, इनको हमारा ही घर मिलता है बस भीख मांगने के लिए। अरे कटोरा लेकर सड़क पर बैठ जाओ, बहुत पैसे मिल जाएंगे तुमको वहाँ। हम तुम माँ बेटी को एक पैसा नहीं देने वाले, निकल जाओ इधर से। नीलेश हिम्मत करके सुचिता से कुछ कहने की कोशिश करता है कि सुचिता तुम अपनी लिमिट क्रॉस कर रही हो, इस तरह से मेरी माँ से बात नहीं कर सकती तुम।
नीलेश अपनी माँ बहन के लिए तुम मुझसे किस तरीके से बात कर रहे हो वो तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? अभी अपने डैडी को फ़ोन करती हूँ, मुझे इधर से लेकर जाएं वो। जा रही हूँ मैं अपने मायके और ध्यान रखना मेरे डैडी को तुम्हें नौकरी से निकलवाने में एक दिन भी नहीं लगेगा। फिर देखती हूँ कैसे करते हो अपनी माँ और बहन की मदद। बेचारा नीलेश सुचेता की बात सुनकर चुप हो जाता है। अब आंचल मन में सोचती है, अब समझ आया कि भैया भाभी से इतना क्यों डरते हैं, क्योंकि भाभी उन्हें हमेशा मायके जाने की और नौकरी से निकलवाने की धमकी जो देती रहती है। माँ तुम मामा के इधर ही जाओ, मैं बाद में आकर मिलता हूँ। नीलेश इतना कहकर सुचिता को मनाने लगता है। बेचारे नीलेश को समझ ही नहीं आ रहा है कि वह अपनी माँ और पत्नी के बीच में तालमेल किस तरह से रखे। ऐसा क्या करे जिससे दोनों के बीच तालमेल बना रहे। माँ का अपमान भी नहीं करना चाहता वो और पत्नी को नाराज भी नहीं करना चाहता। कभी कभी तो उसे खुद पर ही बहुत गुस्सा आता है कि उसे शादी ही नहीं करनी चाहिए थी। बिना शादी के ही बहुत अच्छा था वह। सब कुछ शादी के बाद तो उसकी ज़िंदगी एक घंटे की तरह हो गई है। किसी के लिए बुरा नहीं चाहता, लेकिन दोनों ही तरफ से मैं ही बुरा बन जाता हूँ। इसके लिए नीलेश बहुत सोच विचार करता है और एक निर्णय लेता है। दूसरे दिन वह चुपके से मामा के घर जाता है और अपनी बहन से कहता है कि बहन, वो चोरी से कुछ पैसे तुम्हारी पढ़ाई के लिए भेजता रहेगा, लेकिन ये बात तुम अपनी भाभी के सामने मत कहना। और हाँ, मैं ज़्यादा पैसे नहीं भेज पाऊँगा क्योंकि मेरी सैलरी तुम्हारी भाभी रखती है। कुछ पैसे मेरे खर्चे के लिए देती है बस, उन्हीं में से मैं तुम्हें कुछ पैसे भेजता रहूँगा। आंचल कुछ नहीं कहती। धीरे धीरे समय गुजरता जाता है। आंचल आगे की पढ़ाई पूरी नहीं कर पाती। उसे सिलाई का बहुत शौक था। वह बड़ी बड़ी सेलिब्रिटी के कपड़े देखकर किसी भी तरह की डिज़ाइन तैयार कर देती थी। लोग उसके कपड़ों को और सिलाई को बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। जब भी वह सिलाई करती थी उसका एक वीडियो बना लेती और यूट्यूब पर डाल देती। और अब उसकी सिलाई से भी कमाई हो रही थी और यूट्यूब से भी कमाई होने लगी थी। दोनों ओम प्रकाश मामा के घर पर ही रहने लगी थी क्योंकि मामा जी के कोई बच्चे नहीं थे। मामा मामी अकेले रहते थे। ओम प्रकाश जी अपनी बहन से कहते हैं, जीजी तुम गांव छोड़कर हमारे घर पर ही रहने लग जाओ। इतना बड़ा हवेली जैसा घर बना हुआ है, हम दोनों पति पत्नी अकेले रहते हैं, मन भी नहीं लगता। और फिर गांव में अब रखा भी क्या है जीजी। इधर आंचल को भी अगर कुछ करना होगा तो कर सकती है। गांव में इतनी अपॉर्चुनिटी उसे नहीं मिलेगी। तुम लोग इधर रहोगे तो मेरा भी मन लगा रहेगा। लेकिन मामा, हम अपना खर्चा खुद ही उठाएंगे, सिलाई से और मेरे यूट्यूब चैनल से। शहर में एक छोटी सी सिलाई की दुकान डाली उसने, लेकिन धीरे धीरे वह पूरे शहर में फेमस होती चली गई। इतने सारे ऑर्डर उसे मिलने लगे कि उसने उनको पूरा करने के लिए 2-3 लड़कियों को अपने पास रख लिया। खूब सारे पैसे कमाने लगी। अब आंचल और माया जी के पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। खूब सारे पैसे उन दोनों के पास इकट्ठे हो गए थे। एक दिन आंचल माँ से कहती है, माँ मैं अपने बिजनेस को और आगे बढ़ाना चाहती हूँ, कुछ बड़ा करना चाहती हूँ। हाँ बेटा, तुझे जो सही लगे करना, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। फिर कुछ ही सालों में आंचल अपने पसंद के बिजनेस में आगे बढ़ती चली गई। उसने कभी पलट के पीछे नहीं देखा और आज आंचल इतने बड़े शहर में बहुत बड़े शोरूम की मालकिन है, जहाँ पर उसके शोरूम में 30 से 40 लड़के लड़कियाँ काम करते हैं। वह सिर्फ डिज़ाइन तैयार करती है, बाकी का सारा काम उसके इधर काम करने वाले लड़के और लड़कियाँ करते हैं। इधर दूसरी तरफ नीलेश सुचिता से कहता है, सुचिता कंपनी की तरफ से मुझे महीने भर के लिए दूसरे शहर में जाना पड़ेगा। देखो नीलेश, मेरे मायके में छोटे भाई की शादी है, उसकी शादी से पहले वापस आ जाना, नहीं तो मम्मी पापा को बहुत बुरा लगेगा। ठीक है सुचिता, मैं आने की पूरी कोशिश करूँगा। अब तुम एक महीने के लिए दूसरे शहर जा रहे हो तो मैं इधर अकेले घर में क्या करूँगी। वैसे भी माँ का बार बार फ़ोन आ रहा है, कह रही है कि शादी की बहुत सारी तैयारी करनी है, कपड़े गहने बहुत कुछ खरीदना है, तुम्हारी हेल्प की ज़रूरत है। तो सोच रही हूँ मैं भी अपने मायके चली जाती हूँ, शादी की शॉपिंग भी हो जाएगी मेरी। ठीक है, तुम्हें जैसा ठीक लगे तुम कर लो। कुछ दिनों में नीलेश बाहर चला जाता है और सुचिता अपने मायके चली जाती है। मायके में सुचिता से उसकी माँ कहती है, सुचिता हमारे शहर में माया कलेक्शन नाम से एक बहुत बड़ा शोरूम खुला है, जिसमें बहुत ही सुंदर सुंदर डिज़ाइन के कपड़े मिलते हैं। एक से एक डिजाइनर पीसेस मिलते हैं। मेरे पड़ोस में किसी की शादी हुई थी, इतना सुंदर लहंगा उधर से लेकर आई थी, मैं तो बस उसे देखते ही रह गई। क्या माँ, हमारे शहर में कपड़ों का शोरूम खुला है, वो भी इतना अच्छा, और मुझे पता भी नहीं। हाँ बेटा, अभी नया नया ही तो खुला है, 4-5 महीने ही हुए होंगे शायद। हाँ माँ, नाम तो मैंने भी सुना है और बड़ी ही तारीफ भी सुनी है उस शोरूम की। तो चलो आज हम उस शोरूम में से ही होने वाली भाभी के लिए लहंगा और बहुत सारे डिजाइनर कपड़े खरीदने के लिए चलते हैं। मैं अपने लिए भी कुछ अच्छा सा लहंगा देख लूँगी। जैसे ही सुचिता अपनी माँ के साथ शोरूम के बाहर पहुँचती है तो बहुत ही शानदार शोरूम बना हुआ है, वो भी 4 मंजिल का। हर एक मंजिल पर अलग अलग कपड़े हैं, अलग अलग टाइप के।
एक मंजिल पर लहंगे हैं तो दूसरी मंजिल पर साड़ियाँ, तीसरी पर सूट और चौथी मंजिल पर डिजाइनर ड्रेसेस और बच्चों के कपड़े मिलते हैं। माँ, ये शोरूम तो देखने में ही बहुत बड़ा और शानदार लग रहा है। अब तो पूरे शहर में कहीं अलग अलग दुकान पर घूमने की ज़रूरत नहीं, इसी शोरूम में आया करूँगी मैं तो। एक ही जगह सबके कपड़े मिल जाएंगे तो इधर उधर क्यों भागना। जैसे ही शोरूम के दरवाजे पर पहुंची तो बाहर दो सिक्योरिटी वाले खड़े हैं। बड़े ही आदर के साथ दरवाजे को खोलते हैं। अंदर का नज़ारा देखकर सुचिता की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। इतने सुंदर सुंदर लहंगे उसने आज तक नहीं देखे थे। ऐसा लग रहा था किसी बॉलीवुड के बड़े डिज़ाइनर ने इन सारे लहंगों को डिज़ाइन किया है। एक से बढ़कर एक डिज़ाइन था। लहंगे खरीदने के बाद सुचिता अपनी माँ के साथ बिल करने के लिए काउंटर पर जाती है। उधर एक कुर्सी पर माया जी को बैठा हुआ देखते है तो कहती है, बुढ़िया तू इधर इधर क्यों बैठी है? इतने बड़े शोरूम में तो क्या खरीदने आई है? तेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं होंगे कि तू इतने बड़े शोरूम से एक साड़ी भी खरीद सके। फिर इधर कुर्सी पर बैठी बैठी क्या कर रही है? लगता है चुपके चुपके से आकर बैठ गई होगी, वरना तुझ जैसी को तो अंदर कोई घुसने भी नहीं देता। किसी ने तुझे देखा नहीं है शायद। अभी स्टाफ के लोग तुझे देखेंगे तो तुझे धक्के मार कर निकाल देंगे यहाँ से। माया जी, जो कि एक गोल घूमने वाली कुर्सी पर बैठी है, आंखों पर बड़ा सा चश्मा लगाया है और बड़ी ही सुंदर सी साड़ी पहनी हुई है, बहुत महंगी। वो कड़क आवाज में सुचिता से कहती हैं, बहू, ये तुम्हारा घर नहीं है जहाँ तुम कुछ भी बोलोगी और हम बस सुनते रहेंगे। ये मेरा शोरूम है, मेरा। इतना सुनते ही सुचिता हंस पड़ती है और कहती है, बुढ़िया क्यों झूठ बोल रही है? इतने बड़े शोरूम की खुद को मालकिन बता रही है। वाह भाई वाह, लगता है इधर सेल्समैन की नौकरी या स्टाफ में काम करती होगी। झाड़ू पोंछे का थक गई होगी तो इधर आकर बैठ गई होगी। तभी अंदर के कमरे से आंचल आती हुई दिखाई देती है। एक व्यक्ति आंचल के पास आता है और कहता है, मैडम, आज आपकी इस शहर की डीएसपी के साथ मीटिंग है। उन्हें अपने लिए डिज़ाइनर लहंगे तैयार करवाने हैं। नई नई डिज़ाइन देखने के लिए वो शाम को आने वाले हैं। वो आपसे मिलना चाहते हैं। ठीक है, आप उनको शाम को भेज देना। मेरी कुछ डिज़ाइंस बनी रखी हुई हैं, मैं उनको दिखा दूंगी। सभी लोग आंचल और माया जी को मैडम मैडम कह रहे हैं। माया जी सुचिता से कहती है, बहू, तुम्हें अभी भी अफसोस नहीं हो रहा कि ये इतना बड़ा शोरूम मेरा और मेरी बेटी का है? तुम मेरी ही शोरूम में कपड़े खरीदने के लिए आई हो, समझी? बहू, तुमने अंदर आते समय शोरूम का नाम नहीं पढ़ा क्या? जो इतना सवाल जवाब कर रही हो, जो तुम्हें पता नहीं चला? जाकर एक बार वापस से नाम पढ़ो। इस शोरूम का नाम माया कलेक्शन है और तुम्हें इतना तो पता ही है ना कि मेरा ही नाम माया है। मेरे नाम पर ही इस शोरूम का नाम रखा गया है। अब तो सुचिता को तो ऐसे लग रहा था जैसे काटो तो खून ना। कुछ समय के लिए तो वह बुत बनी बस खड़ी रह गई। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब कैसे हो गया। ये लोग इतने पैसे वाले कैसे बन गए? ये मैं क्या देख रही हूँ? इतना बड़ा शोरूम इन दोनों ने कब खोल लिया? कहाँ से आए उनके पास इतने पैसे? माया जी और उनकी बेटी आंचल की चमक धमक देखकर सुचिता अंदर ही अंदर जल भुन रही थी। चेहरे का सारा रंग उतर गया था उसका। जितनी खुशी से वो भाई की शादी की शॉपिंग करने के लिए आई थी, उतना ही उसका रंग फीका पड़ गया था। उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि वो ये क्या देख रही है। लेकिन अपनी सास और ननद को शोरूम की मालकिन के रूप में देखकर उसकी सारी खुशियाँ छू मंतर हो गई। अब आंचल की नज़र सुचिता पर पड़ी तो वह बिल करने वाले व्यक्ति को इशारा करती है कि हम इन दोनों लोगों को अपने लहंगे सेल नहीं करेंगे। बिल करने वाला व्यक्ति सुचिता से कहता है, मैडम माफ़ कीजिए, आप हमारे शोरूम से शॉपिंग नहीं कर सकती हैं और कहीं से कर लीजिए, ये ऊपर से ऑर्डर आया है। इस बात पर सुचिता को बड़ी ही बेइज्जती महसूस होती है कि उसके पसंद किए हुए लहंगे पैसे देने पर भी नहीं मिल रहे हैं। ये बात उसे बहुत चुभ जाती है। बड़बड़ाते हुए वह आंचल से कहती है, मैं यहीं से लहंगे लेकर जाऊंगी। मैं तुम्हें 3 जीरो ज़्यादा दूंगी इन चीज़ों के, लेकिन लिए बिना नहीं जाऊंगी। अब आंचल साफ साफ इनकार कर देती है। इतना बड़ा शहर है मैडम, इतनी सारी दुकानें हैं, कहीं से भी खरीद लीजिए, आपके पास तो पैसे हैं ही ना। लेकिन मैं अपने डिज़ाइंस किए हुए लहंगे आपको सेल नहीं करूँगी बस। सुचिता बड़बड़ाते हुए शोरूम से निकल जाती है। अपनी सास और ननद की ऐसी चमक देखकर उसे बहुत बुरा लग रहा था। पहले वह अपने भाई की शादी की तैयारी बहुत ज़ोरों शोरों से कर रही थी, लेकिन अब उसका मन शादी की तैयारी में कम, सास के शोरूम की ओर ज़्यादा रहता।
घर पहुंचती है तभी नीलेश का फ़ोन आता है। फ़ोन पर सुचिता नीलेश से कहती है, तुम जल्दी से आ जाओ, जल्दी, शादी सर पर आ गई है और अभी तक तुम मेरे मायके नहीं आए। अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, समझ लेना। सुचिता की धमकियों से नीलेश भी अब तंग आ चुका था। सुचिता इससे पहले कुछ बोलती नीलेश कहता है, मैं तुम्हारे भाई की शादी में नहीं आ रहा और तुम्हें जो करना है ना कर लो। पूरी जिंदगी धमकियां सुनता रहा हूँ लेकिन अब नहीं सुनूंगा, समझी? तुम नौकरी से निकलवाने की धमकी देती हो ना, मैं खुद ही इसी नौकरी से रिजाइन देता हूँ। मुझे नहीं करनी ऐसी नौकरी जिसमें बार बार ताने सुनने पड़े, मुझे पल पल धमकी सुननी पड़े। मैं मेहनत मजदूरी कर लूँगा, कुछ भी कर लूँगा, लेकिन अब तुम्हारे पिताजी की दी हुई एहसान की नौकरी नहीं करूँगा। इतना कहकर नीलेश फ़ोन काट देता है और सच में नीलेश सुचिता के भाई की शादी में नहीं आता, जिसे देखकर सुचिता बहुत नाराज़ हो जाती है। घर आओ, फिर तुम्हें बताती हूँ मैं। शादी हो जाने के बाद सुचिता जब घर आती है और नीलेश भी जब घर वापस आता है, सुचिता नीलेश से बहुत झगड़ा करती है। लेकिन नीलेश अब उसकी एक नहीं सुनता। एक छोटी सी नौकरी वह करने लगता है। छोटी सी नौकरी में सुचिता की ज़रूरतें पूरी नहीं होती तो वह अपने मायके के माता पिता से पैसे मांगने लगती है। माता पिता भी बिना कुछ कहे उसे पैसे दे देते हैं। ये सब भी नीलेश को पसंद नहीं आता, लेकिन सुचिता को तो फिजूल खर्ची करने की आदत पहले से ही थी, तो थोड़े से पैसों में उसका गुजारा कैसे होता। बात बात पर सुचिता मायके से पैसे मांगने लगी। एक दिन सुचिता के भाई भाभी का फ़ोन आता है। मम्मी पापा 4 धाम की यात्रा पर जा रहे थे, बस खाई में गिर गई जिसकी वजह से वो दोनों दुनिया से चले गए सुचिता। मम्मी पापा नहीं रहे। जिसे सुनकर सुचिता बहुत तेज तेज रोने लगती है, लेकिन होनी को कौन टाल सकता है। कुछ समय बाद सुचिता मायके जाती है, लेकिन इस बार उसके मायके का माहौल बिल्कुल बदला हुआ था। घर की बागडोर अब भाभी के हाथों में आ गई थी। मम्मी पापा जब से गए हैं तब से भाई भाभी ने 6 महीने बाद बुलाया है मायके में। सुचिता अपने भाई भाभी से 2 लाख मांगती है। भाई भाभी दोनों ही पैसे देने से इनकार कर देते हैं और कहते हैं, सुचिता अब हम तुम्हें पैसे नहीं दे सकते। हमारे पैसे तुम्हारे ऊपर फालतू लुटाने के लिए नहीं हैं। हमारी भी अपनी ज़रूरतें हैं, हमारे भी बच्चे हैं, हमारे भी खर्चे हैं। जब तक मम्मी पापा थे तुमने उनका बहुत फ़ायदा उठाया है। हाँ, तब हम कुछ नहीं कह पाए, हम मजबूर थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा सुचिता, और आगे भी तुम हमसे किसी भी तरह की कोई भी उम्मीद मत रखना। हमारे अपने भी खर्चे हैं। भाई भाभी के बदले हुए रूप को देखकर वो अचंभित रह गई। कल तक जो भाई भाभी मेरी हर बात मानते थे, मुझे इतना प्यार दिखाते थे, लेकिन आज माँ बाप के जाने के बाद उन्होंने अपना रंग ही बदल दिया। घर जाकर नीलेश से अपने भाई भाभी की शिकायत करने लगी। मेरे भाई भाभी बहुत बुरे हैं, उन्होंने मुझे पैसे देने से मना कर दिया। तो नीलेश कहता है, अगर तुम्हारे भाई भाभी बुरे हैं तो तुम कौन सा अच्छी हो? तुमने भी तो मेरी बहन को अपनी पढ़ाई के लिए, ज़रूरी कामों के लिए भी पैसे नहीं देने दिए मुझे, जबकि तुम्हारे भाई भाभी ने कभी भी तुम्हें पैसे देने से मना नहीं किया है। लेकिन जब उन्होंने देखा तुम उनके पैसों का मिसयूज कर रही हो, तभी उन्होंने तुम्हें मना किया है, समझी? लेकिन तुमने तो मेरी बहन की पढ़ाई तक के लिए मुझे पैसे नहीं देने दिए। भीख मांगने की कहकर इस घर से निकाल दिया तुमने उनको। कभी इस घर में मैं उन्हें अपनी मर्जी से नहीं रख पाया। मुझे डर लगता था एक एक मिनट के लिए कि मैं उनके लिए अगर कुछ करूँगा तो तुम पता नहीं क्या हंगामा कर दोगी। फिर आज जब तुम्हें भगवान उसकी सज़ा दे रहा है तो तुम्हें बुरा क्यों लग रहा है? तुम यही डिजर्व करती हो। तुमने मेरी माँ और बहन का बहुत अपमान किया है, जिसको मैं कभी नहीं भूल सकता। सुचिता को आज सारी पुरानी बातें याद आ रही थी जो उसने अपनी सास और ननद से कही थी, और उसे कहीं ना कहीं पछतावा भी हो रहा है। लेकिन अब क्या कर सकते हैं। दूसरे दिन सुचिता नीलेश से कहती है, पता है नीलेश, तुम्हारी माँ और बहन का इस शहर में बहुत बड़ा शोरूम खुला है। हमारे पास पैसों की इतनी तंगी है, क्यों ना तुम्हारी माँ के पास चलते हैं और उनसे मदद मांगते हैं, वो हमारी मदद ज़रूर करेंगी। ये बात सुनकर नीलेश खुश हो जाता है कि चलो, उसकी बहन ने इतनी तरक्की कर ली, उसे बहुत अच्छा लगता है। दूसरे दिन वह माया कलेक्शन पहुंच जाता है। नीलेश को देखकर आंचल भाग कर उसके पास आती है और कहती है, भैया कितने दिनों से आपके आने का इंतज़ार कर रही थी और आप आज आए हैं। आंचल, तूने तो बड़ी तरक्की कर ली, इतना बड़ा शोरूम खोल लिया। खुश होते हुए नीलेश कहता है, हाँ भैया, लेकिन मेरी तरक्की में आपका भी साथ है। वो कैसे? भैया, आप जो मुझे थोड़े बहुत पैसे देते थे ना पढ़ाई के लिए, उससे मेरी पढ़ाई तो नहीं हो पाई, लेकिन उन पैसों से मैंने सिलाई मशीन खरीद ली और धीरे धीरे
मैं अपने काम को बढ़ाती गई। फिर मैंने एक फ़ोन खरीद लिया और उस पर मैंने अपना यूट्यूब चैनल बनाया। मैं उस पर अपनी सिलाई के वीडियो डालने लगी। मेरा यूट्यूब चैनल चल निकला। इधर मैं सिलाई करके भी पैसे कमा रही थी और यूट्यूब चैनल से भी पैसे कमा रही थी। धीरे धीरे हमारी तरक्की होने लगी और फिर मामा जी ने हमें यहाँ शहर में बुला लिया। उसके बाद फिर मैंने अपना काम जारी रखा और मैं एक अच्छा खासा इनकम कमाने लगी अपने यूट्यूब चैनल और अपनी सिलाई से। मैंने यहाँ एक दुकान भी खरीद ली। मेरा काम चल निकला और फिर मैंने धीरे धीरे करके अब ये शोरूम स्टार्ट कर लिया है भगवान की कृपा से। और आपके प्यार और माँ के प्यार से मेरा शोरूम भी अच्छा चल रहा है भैया। तो इस तरीके से भैया मैं इस मुकाम पर पहुँची हूँ। तभी माया जी भी इधर आ जाती हैं और उधर सुचिता माया जी के पास आती है और कहती है, माँ जी हम बहुत परेशान हैं। मेरे माता पिता भी मुझे छोड़कर चले गए। नीलेश की भी नौकरी छूट गई। एक छोटी सी नौकरी करता है नीलेश, बस नीलेश, जिससे हम दोनों की खाने पीने का गुजारा बड़ी मुश्किल से ही हो पाता है। माँ जी हम बहुत परेशान हैं। अब आपके पास आए हैं, इतना सारा पैसा है आपके पास, आपकी बहू बेटे इतने परेशान हो रहे हैं, तो आपको नहीं लगता कि बहू बेटे की मदद करनी चाहिए? और फिर हम आपके बच्चे हैं माँ जी, अगर आप ही हमारी मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा आखिर? भाभी की बात सुनकर आंचल कहती है, पैसे? पैसे देके नहीं कि मांगने वाले पहले आ गए। ये कोई पैसे बांटने की जगह नहीं है जहाँ हम तुम्हें पैसे बांट दें। मेरा शोरूम है और निकल जाओ यहाँ से, मेरे शोरूम से निकलो। हम तुम्हारी कोई मदद नहीं करेंगे। तुमने जैसा किया है ना, उसी का फल तुम्हें मिल रहा है बस। पास में खड़ा हुआ नीलेश भी बड़ा उदास है। बेटे के उदास चेहरे को देखकर एक माँ का दिल पिघल जाता है और वह आंचल से कहती है, बेटा तू भाभी को छोड़ दे, अपने भाई का चेहरा तो देख, उसने तो हमेशा तेरा भला ही चाहा है ना। चलो भाई के लिए ही हम आज तुम्हारी भाभी को थोड़ी मदद कर देते हैं। लेकिन तभी नीलेश कहता है, नहीं माँ, आप हमारी कोई मदद नहीं करेंगी। आज हमारी जो भी परिस्थितियाँ हैं ना, सुचिता की वजह से ही है। जब हमारे पास पैसा था तो क्या सुचिता ने आप लोगों की मदद करने दी थी? नहीं करने दी थी ना। आप लोग अपनी मेहनत से ही इधर तक पहुँचे हैं। हमेशा उसने आप लोगों का अपमान किया, आप लोगों को नीचा दिखाया। अपने कर्मों का फल तो उसे मिलना ही चाहिए ना माँ। आज हमारे जो भी परिस्थितियाँ हैं उसी में उसे एडजस्ट करना होगा, थोड़े से पैसों में गुजारा करना होगा। हम आपसे कोई पैसे नहीं ले सकते माँ। यही सुचिता की सज़ा है। चलो सुचिता, अब हम घर चलते हैं। इतना कहकर सुचिता का हाथ पकड़कर नीलेश घर आ जाता है। नीलेश के बदले हुए रूप को देखकर सुचिता भी धीरे धीरे इस माहौल में अब ढलने की कोशिश करने लगती है। पैसा वापस आ सकता है, शोहरत भी वापस आ सकती है, लेकिन जिन रिश्तों को अहंकार में तोड़ दिया जाए वो अक्सर माफ़ी के बाद भी पहले जैसे नहीं रहते। माँ ने कभी बदला नहीं लिया क्योंकि माँ का दिल कभी अदालत नहीं होता। वह तो बस बेटे की तकलीफ़ देखकर पिघल जाती है। धन्यवाद दोस्तों, आपको आज की ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो इसे आगे भी शेयर कीजिएगा। जय श्री राधे कृष्ण दोस्तों।